Assalamualaikum students, I hope you are all well. Our today's topic is about the types of hemophilia. In the previous lecture we have already discussed in detail about hemophilia, its causes, signs and symptoms, lab diagnosis and its treatment. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इसकी टाइप्स को, लेकिन ये टाइप्स वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसका ओवरव्यू कर लीजिएगा, पीटी का ओवरव्यू कर लीजिएगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवेज का ओवरव्यू कर लीजिएगा और कोएगुलेशन फैक्टर्स का ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी लेक्चर्स कहीं ना कहीं हमारे आज के टॉपिक से लिंक हैं। सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया की टर्म को देख लेते हैं कि बेसिकली हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है। He means blood and philia means loving or lover. So it's a pretty or cutest way of saying that patient with hemophilia love to fleet. मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट को पसंद हो कि उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा हो, नहीं ना। बेसिकली इट्स बिकम हार्ड फॉर हीमोफिलिक पेशेंट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। बेसिकली उनमें जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो ही ठीक से नहीं हो रहा होता। हीमोस्टेसिस, he means blood or you can say blood flow, and stasis means stoppage. ब्लड फ्लो का स्टॉप हो जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस अब दो तरह का होता है, एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस और एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। नॉर्मली जब आप देखेंगे, जब आपको कट लगता है या कोई इंजरी होती है ना, तो आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। जो इसकी एंडोथीलियम लेयर है ना, ये जो इसकी एंडोथीलियम लेयर है, वहाँ पर डैमेज आ जाता है। अब जब यहाँ पर डैमेज आता है ना, तो यहाँ पर इस एरिया पर ना सबसे पहले आके प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होते हैं, एक के ऊपर एक प्लेटलेट आता जाता है और इस तरह से बना देते हैं एक प्लेटलेट प्लग। अब जो ये क्लॉट बना है ना, ये हमारे पास इतना स्टेबल नहीं होता। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए ना हमारे पास डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं जो आकर इसके साथ बाइंड करते हैं और इसको एक स्टेबल क्लॉट बना देते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्टेबल क्लॉट बनाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोकन्वर्टिन, प्रोएक्सलरीन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, विल्स्ट्रॉल फैक्टर, किस्मिस फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मतलब बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्टेबल क्लॉट बनाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब बेसिकली हीमोफीलिया में क्या होता है, इन्हीं कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। उनमें भी मेनली फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की जो डेफिशिएंसी है वो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी होती है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं कि बेसिकली ना जो हीमोफीलिया ये हेरिडिटरी होता है, मीन्स कि ये पास डाउन होता है फैमिली से। लाइक आपको आपकी मदर से या फादर से ये ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन कुछ एक्वायर्ड कॉजेस भी होते हैं, लाइक आप इसको अडेप्ट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी जो है इसको अडेप्ट कर रही होती है किसी न किसी वजह से। लाइक अगर आपको कोई लीवर डिसऑर्डर है तो उसमें भी क्या होगा, कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे और इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जो लीवर है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 फैक्टर्स की सिंथेसिस कर रहा होता है, लाइक फैक्टर 1 की, 2 की, 3 की, 5 की, 7, 8, 9, 10, 12, 13। और इसके अलावा विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से किस तरह, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है ना, इसको चाहिए होता है विटामिन के इन कोएगुलेशन फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाए, लाइक किसी को कैंसर हो, तो उसमें भी जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, हीमोफीलिया और हीमोफीलिया बी। अब मैंने इस तरह से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थोड़े से बना दिए थे ताकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो जाए। It is a hereditary disorder of secondary hemostasis due to factor 8 डेफिशिएंसी। अब पहले ही मैंने बता दी, ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जो कि फैमिलीज में पास डाउन कर रहा होता है। अब ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की वजह से होता है। अब यहाँ पे जब मैंने बताया था ना कि जब प्लेटलेट्स के ऊपर प्लेटलेट्स आकर अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ अडहेयर करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब जब कोएगुलेशन फैक्टर्स आकर उस क्लॉट को स्टेबल करेंगे, उसको कहा जाता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस।
तो मेनली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में डिफेक्ट आ रहा होता है जहाँ पर कोएगुलेशन फैक्टर्स का रोल होता है। तो मेनली हीमोस्टेसिस ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। It is a X-linked recessive disorder. It is also an X-linked recessive disorder. अब हम लोग इसको X-linked recessive disorder ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फैक्टर 8 और जो फैक्टर 9 है ना, ये दोनों ही X क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म के नीचे वाली साइड पर अटैच हुए होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पर आ गया फैक्टर 8 और यहाँ पर आ गया फैक्टर 9। अब इस एक्स क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन आ जाए, कोई फ्रेंडशिप म्यूटेशन आ जाए, मिससेंस म्यूटेशन आ जाए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इस फैक्टर 8 और फैक्टर 9 में भी म्यूटेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एपिडेमोलॉजी में जो मेल्स हैं वो ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें ना तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर यहाँ पर उसके पास डिफेक्ट आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ रही है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई चेंजिंग्स आ रही है, तो उसकी वजह से उसको डिजीज होगी ही होगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर आप फीमेल्स की बात करें ना तो फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक में डिफेक्ट आ भी गया तो दूसरा उनके पास हेल्दी क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से उनमें डिसीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली जो फीमेल्स होती है ना वो कैरियर्स होती हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें सिम्टोमेटिक डिजीजेस होती हैं। There is a defect in intrinsic pathway and there is also a defect in intrinsic pathway. अब intrinsic pathway में basically यहाँ पे defect आ रहा होता है, like factor 8, 9, 10, 11, 12 इन factors में defect आ रहा होता है। वो factors होते हैं वो basically intrinsic pathway को control कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डिफेक्ट आएगा तो तब भी कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब डायग्नोसिस देखने से पहले हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ब्रूशिंग। अब ब्रूशिंग में बेसिकली क्या होता है, कैपिलरीज आपकी डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो टिश्यू एरियाज होते हैं वहाँ पर ब्लड आ जाता है, वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर अपनी स्किन ना पर्पलिश फील होगी। जैसे कि अगर आप कहीं पर चल रहे हैं तो आपका आर्म कहीं पे हिट हुआ है या आपकी लेग कहीं पे हिट हुई है, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको पर्पलिश सी स्किन फील होगी। वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि जब आपकी कैपिलरीज डैमेज होती हैं तो टिश्यूज में ब्लड आ जाता है और उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रूशिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हीमाटूरिया, या आप इसको हीमाटूरिया भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके ब्लड में यूरिन आ रहा होता है ब्लड में यूरिन नहीं, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा होता है। इसमें बेसिकली जो आपका यूरिनरी ट्रैक होता है ना वहाँ पे कहीं ना कहीं डैमेज आ रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आपके यूरिन में पास हो रहा होता है। द नेक्स्ट कंडीशन इज हीम आर्थरोसिस। जो आपके जॉइंट एरियाज होते हैं, लाइक जो आपके एल्बो एरियाज होंगे, नीज एरियाज होंगे, एंकल एरियाज होंगे, वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है हीम आर्थरोसिस एंड इट्स रियली डिवास्टेटिंग कंडीशन। The next one is गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी डिफेक्ट आ सकता है, या फिर कॉलन अल्सर्स हो सकते हैं, पॉलिप अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके स्टूल में ब्लड पास हो रहा होता है। तो वो किस वजह से होता है, GIT ब्लीडिंग की वजह से होता है। द नेक्स्ट वन इज नोज ब्लीडिंग। जो आपका नोज होता है ना वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए किसी भी कंडीशन की वजह से तब भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। The next one is bleeding into brain. Bleeding into brain is really a devastating and dangerous condition because it will definitely lead you towards lethargy, intracranial bleeding and many other severe disorders. The next one is prolonged bleeding. आपको कोई कट लगा है या आपकी सर्जरी या ऑपरेट हुआ है तो उसके बाद भी ब्लीडिंग रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इसकी वजह से मोस्टली PT APDT ऑपरेट से पहले ज़रूर करवाया जाता है ताकि पता चल जाए कि पेशेंट का ब्लड कितने टाइम में क्लॉट होगा, कितने टाइम में उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब चलते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस की तरफ। तो इसके लिए जो CBC करवाया जाता है तो उसमें प्लेटलेट काउंट देखा जाता है जो कि नॉर्मल ही होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का भी तो रोल होता है ना कोएगुलेशन में, क्लॉट बनाने में। तो हमने यहाँ बता दिया पहले ही कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में
कोई डिफेक्ट नहीं होता। डिफेक्ट कहाँ पे होता है? कोएगुलेशन फैक्टर्स पाथवेज में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी नॉर्मल आता है, क्योंकि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवेज के फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके लिए यूज होता है। लेकिन जो एपीटीटी है ये इंट्रिंसिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली एपीटीटी का टाइम भी प्रोलॉन्ग कर जाएगा। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। इसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिसमें जिस भी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो वो इंट्रावेस्कुलरी पेशेंट को दिया जाता है। लाइक अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो वो आईवी के थ्रू दिया जाएगा, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी तो वो आईवी के थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा डेस्मोप्रेसेंस दिए जा सकते हैं, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स दिए जा सकते हैं, या फिर फिब्रिन सुप्रेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।